चलिए, तो आज की ये क्लास जो रहने वाली है कक्षा 12 में भूगोल विषय के किताब 2 के पहले अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रहने वाली। इसमें बनने वाले जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपके वार्षिक और त्रैमासिक और जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनके लिए संभावित प्रश्न रहने वाले। ये आप अच्छे से पढ़कर अपने एग्जाम को देकर और एग्जाम में आने वाले प्रत्येक उस वस्तुनिष्ठ को जो आपका बन सकता है वो सब कुछ मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे। नाम रहेगा जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इस अध्याय का नाम है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि इससे वस्तुनिष्ठों में आपके सभी टॉपिक से लेके आया हूं, चाहे वो खाली स्थान हो, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे वो आपकी सही जोड़ियां हो, सत्य सत्य हो या फिर आपके वन वर्ड हो। तो चलो अब स्टार्ट करें हम इसको। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, जो योग पुरुष स्वामी विवेकानंद के अनुसार कही गई एक बात से है, जो आप जैसे युवा पुरुषों, आप जैसे युवाओं, किशोर और किशोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इस जो जीवन में अभी प्रवेश किए हो, इसमें जो भी लक्ष्य यदि आप निश्चित करते हो तो उसको पाने के भी सामर्थ्य रखो। इस पर उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब उठो जागो से मतलब ये है कि सोकर उठने से नहीं है। आप सोचो कि मैं तो डेली सुबह उठता हूँ, सुबह उठता हूँ आराम से, सो भी जाता हूँ फिर से। वो सोने या उठने की बात नहीं है, इसमें वो है कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो उसके लिए हमेशा चेतनाबद्ध रहो, हमेशा उसके लिए उजागर रहो, हमेशा उसके लिए सजग रहो कि इसको प्राप्त करने के लिए हम किन किन कार्यों से गुजर सकते हैं। इसका यही उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को आप अपने जीवन में उतार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता के एक कदम और आगे जा सकते हो। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले हम देखेंगे, जो कि 8 रहेंगे। उनमें पहला प्रश्न है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी। भारत में जो सबसे पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कौन सी सन में प्रारंभ की गई थी या संपूर्ण की गई थी। तो इसका यदि मैं उत्तर की बात करूं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर रहेगा 1881। क्या रहेगा? 1881। 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी और यह सफल जनगणना थी। एक कैसी थी? एक सफल जनगणना। इससे पहले एक जनगणना और हुई थी 1872 में, पर वो कैसी थी? तो वो थी असफल जनगणना, उसमें आंकड़े सही नहीं मिले थे। और ये जो जनगणना थी ये हुई थी सफल जनगणना। और इस जनगणना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो उसका नाम हुआ करता था। टाइम हुआ करता था 1881 हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी रिकॉर्ड की गई थी? तो इसका हो जाएगा 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत में। 121 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती थी, यानी कि 2011 की बात है। और ये समय क्या चल रहा है? 2026, यानी ये भी आधा साल निकल गया है, आधे से ज़्यादा निकल गया। अब 2027 में आपकी नई जनगणना होनी, उसके बाद नए आंकड़े आएंगे और फिर 2000 की जगह फिर हमें पढ़ना रहेगा 2027 की जनगणना के अनुसार। अभी तक 2011 की ही जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे फिर उसके बाद 2017 की 27 की जनगणना के अनुसार। क्या हो गया? मोबाइल क्यों चला रहा है? रिफिन के द्वारा हुई थी क्या? ठीक है, तो ठीक है, तो इधर शायद हो सकता है मैं गलत हो गया हूं, तो लॉर्ड रिपिन हो गए। ये हो जाएगा लॉर्ड रिपिन।
जो असफल जनगणना हुई थी 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के समय क्या हो गया? रिपन भी होता, रिपन भी होता, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए। तो 121 करोड़ की क्या रहेगी? जनसंख्या रहेगी आपकी। ठीक है, चलो अब आगे देखें, अगला देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, घनत्व की बात कर रहे हैं अपन। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बाद यदि बात करें तो कितना सर्वाधिक है? तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कभी कभी हमें 1104 भी मिल जाता है, कभी कभी 1106 मिल जाता है, 2 भी मिल जाता है। ठीक है, 2, 4, 6 ये 3 आंकड़े मैंने शायद बताए भी थे आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था कि 2 मिले, 4 मिले या 6 मिले, इतना आंकड़ा चलना चाहिए। ऑप्शन में जो दिया जाएगा वो आप वहां पर टिक कर देना। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है तो ये तो पहले नंबर का है। दूसरे नंबर का भी यदि मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाता है। ये कितने नंबर का हो जाता है? दूसरा हो जाता है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का इसका जनसंख्या घनत्व हो जाता। ठीक है, अब देखेंगे अगला। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में किस दशक को ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सी सन में ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी? तो क्या रहेगा इसमें से बताएं जरा, क्या हो सकता है इसमें जिसमें जनसंख्या वृद्धि जो रहती है वो ऋणात्मक तौर पर रिकॉर्ड की गई थी? क्या हो जाएगा? तो 1911 से 21 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक तौर पर रिकॉर्ड की गई थी, मात्र -31% यहां पर वृद्धि देखने को मिलती। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आएंगे। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक हुआ करती थी? कौन से एक राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है? स्त्री साक्षरता, महिलाओं के स्त्री साक्षरता दर की बात की जा रही है, महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो कौन सा राज्य रहेगा? तो वो हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। इसमें 92.2% तक साक्षरता दर रिकॉर्ड की गई थी 2011 की जनगणना अनुसार महिलाओं के अंदर। महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ पर थी। और आज के समय भी बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में महिलाएं पढ़ी लिखी होती है और उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करती हैं वो नर्स की, सबसे ज़्यादा करती है, ANM वगैरह बनती है सबसे ज़्यादा। डॉक्टरी की पढ़ाई सबसे ज़्यादा होती है, अगर कहीं होती है तो केरल में होती है। यदि आप किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे तो उसमें यदि 100 महिलाएं डॉक्टर हैं तो उसमें से आपको लगभग कुछ नहीं तो 60 महिलाएं तो केवल और केवल केरल की मिल जाएंगी। इतना परसेंटेज ज्यादा है वहां का महिलाओं के तौर पर। अगला देखेंगे, कायिक घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ये आपको कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, ये 2 चीजें आपको पढ़ाया हुआ था, प्रश्न भी है आपका एक। तो इसमें से जो कायिक घनत्व ज्ञात करने का जो सही सूत्र है या फॉर्मूला है वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल, कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, कुल जनसंख्या और निबल कृषि क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत में भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन से भाषा समूह की भाषाओं को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय, यूरोपीय या आर्य भाषा जो आज हम बोल रहे हैं, जैसे कि जो बोलचाल की हमारी हिंदी भाषा है इसी की इसकी बात की जा रही है।
है ना। चलिए अगला प्रश्न, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? ठीक है, तो कम से कम 183 दिन या 6 महीने तक काम करता है, वो मुख्य श्रमिकों की श्रेणी में शामिल होता है। अब आते हम अगले पॉइंट पर, जो रहने वाला है रिक्त स्थानों को। 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसके देख के आ चुके हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि भारत में पहली आंशिक या अनियमित जनगणना सन खाली स्थान में हुई थी। अभी अभी पहले बता के आपको आ चुके हैं कि जो अनियमित और असंगठित जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्या हो गया? आंशिक मतलब होता है कि आंतरिक रूप से। ठीक, अगला देखें। दूसरा पॉइंट रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा इसका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व खाली स्थान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो कितना हुआ करता था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 300, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व हुआ करता था भारत का। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं इसके कुल क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न, सन 1951 से 1981 की अवधि को भारत में जनसंख्या खालिस्तान के चरण के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। चूंकि लिखा हुआ है वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसे कहेंगे हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में हम इसे पढ़ते हैं कि भाई ये जो अवधि है कैसी अवधि है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। कौन सी सन से लेकर? 1951 से लेकर 1981 के समय के बीच की बात। अगला प्रश्न देखेंगे। कुल कृषि जनसंख्या को निबल कृषित क्षेत्र में भाग देने पर खालिस्तान घनत्व प्राप्त होता है। कौन सा घनत्व होता है? कृषीय घनत्व। कौन सा होगा हमें? कृषीय घनत्व। ये निबल, अच्छा एक मिनट, निबल कृषित, हाँ इसमें काय के घनत्व हो जाएगा, सॉरी माफ कर देना मेरे को। निबल कृषित पूछा गया इसमें, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? काय के घनत्व हमें इसमें क्या होता? प्राप्त हो जाता। से कायक घनत्व भी बोल सकते हैं अपन, कायक घनत्व, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत दर्ज की गई थी। यानी भारत में जो साक्षरता दर हुआ करती थी यह कितने परसेंट हमने रिकॉर्ड की थी, या कितने परसेंट हमने यह निर्धारित की थी? तो कितना रहेगा? 72%। इसे लगभग 72% ये जनसंख्या जो साक्षरता दर थी यह रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, अच्छा इसको, ये गलत ही हो गया हमारा, इसे हम कृषीय घनत्व ही कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? कृषि घनत्व ही रहेगा बेटा। प्रश्न में इसमें कुल भाग देने पर मिलने वाला जो वो होता है हमारा भागफल होता है, उसकी बात की जा रही है इसमें। यानी कृषि में भाग देंगे ना हम, तब जाके तो हमें प्राप्त होगा वो चीजें। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं प्राप्त हैं उनकी संख्या है 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें आपका 22 भाषाओं में बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो आप सभी लोगों जिनसे परिचित होंगे, है कि नहीं मासूम?
अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में खाली स्थान दिन से कम कार्य करता है। 183 दिनों से कम काम करे, 183 दिनों से कम काम, और 183 दिनों से ज्यादा काम करे तो मुख्य श्रमिक, और जो बिल्कुल काम ना करे तो वो आश्रमिक है, कि मतलब वो एकदम से निठल्ला बैठा हुआ है घर पे, आराम से बेरोजगार है, बिस्तर तोड़ रहा है, रोटियां खा रहा है, आराम से पड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट रहेगा आपका जो रहेगा सही जोड़ियों को, कि सही जोड़ियों का मिलान करें, सही जोड़ियों को मिलाइए, से रहने वाला है। तो सबसे पहला रहेगा आपका कि उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से निम्नलिखित में से किससे यह मैच खा रहा है? तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या, द्रविड़ परिवार, सर्वोच्च लिंगानुपात। तो इनमें से क्या मैच खा रहा है इसका? ऑप्शन बी इसका मैच खा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी एक के लिए परफेक्ट बैठेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा इसमें दिया गया है बिहार। तो बिहार इनमें से कैसे मैच खा रहे हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। वो घनत्व कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये ऑप्शन 2 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, यानी 17 व्यक्ति वाला। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ऑप्शन डी। अगला केरल क्या है? तो केरल की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा, बात नहीं करें इसको, सिक्किम पढ़ना। अच्छा अच्छा, सिक्किम की यदि बात करें तो सिर्फ सिक्किम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ना। हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला, घनत्व पढ़ रहा हूं, सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, क्योंकि यहां पर मात्र 6 लाख जनसंख्या निवास करती है, 6,09,000 कुछ करके ऐसी जनसंख्या यहां पर। उसके बाद आते हैं केरल पर। तो केरल क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा, यानी कि F 5वीं के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये क्या चीज है? क्या हो जाएगा ये? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इसमें क्या आएगा? तो आपका द्रविड़ भाषा परिवार आ जाएंगे, यानी कि ये 6वीं के लिए परफेक्ट है। उसके बाद बचा हुआ आस्ट्रिक और कौन सा है? अल्पकार। तो ये आप लोगों के लिए दोनों रहने वाले हैं होमवर्क के तौर पर। आप सभी लोगों को कमेंट करके इसके उत्तर देने हैं, कमेंट बॉक्स में दोनों के उत्तर बताने हैं कि इनके उत्तर क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, 2 ही आपके प्रश्न बचे हुए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले पॉइंट पर जो है सत्य असत्य से, सत्य और असत्य को अपने को इसमें बताना है। पहला प्रश्न रहेगा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था 2011 की जनगणना के अनुसार, सत्य है कि असत्य? बताएं जरा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सत्य, कि भाई बिल्कुल सत्य है। क्यों है? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था। लेकिन इसमें था इसलिए लगा क्योंकि अभी जो नई जनगणना होगी हो सकता है आंकड़े बदल जाएंगे, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.64% रही है। ये सत्य है कि असत्य है? बताएं जरा इसको। तो क्या हो जाएगा ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि यह जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह 17.64% ही रही है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं दर्ज किया गया है। ये सत्य है कि असत्य है? क्या हो जाएगा? तो ये सत्य हो जाएगा, कि बिल्कुल भाई हमने जो 2011 की जनगणना का जो आंकड़े देखे थे उसमें जो लिंगानुपात था वो भारत का यही है, 943 प्रति 1000 महिलाएं या 1000 मेल, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। अगला प्रश्न, कृषि सेक्टर में प्राथमिक
कार्यबल का अनुपात समय के साथ घट रहा है जबकि द्वितीय और तृतीयक सेक्टर में बढ़ रहा है, सत्य है कि असत्य? ये भी सत्य है। कृषि सेक्टर में प्राथमिक क्रियाकलाप के जो बल भार था वो घटता जा रहा है। कृषि में अब कम लोग संलग्न हैं, बल्कि द्वितीय और तृतीय सेक्टर में ज्यादातर देखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो बोले प्राइवेट काम करेंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टरों का बढ़ावा ज्यादा हो गया बजाय कृषि के। पहले क्या था, बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो भी कृषि है, पढ़ भी लिए तो भी कृषि है। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ लिए तो भी फैक्ट्री में जाना, बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो भी कोई प्राइवेट काम ही ढूंढना है, कृषि करना नहीं चाहते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम फिर से देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, गोवा और तमिलनाडु भारत के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में आते हैं, सत्य है कि असत्य? क्या हो जाएगा ये अनुष्का? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये नगरीय हैं। इसमें पूछा गया कि कम आते हैं, इसमें क्या लिखा है, कम नगरीकृत हैं, जबकि ये ज्यादा नगरीकृत हैं। गोवा सबसे बड़ा नगरीकृत क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नगरीकरण है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म अगर कहीं आते हैं, टूरिस्ट कहीं आते हैं और टूरिज्म में कहीं बढ़ावा हुआ है तो वो गोवा में ही हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा पुर्तगाली, सबसे ज्यादा विदेशी आते घूमने के लिए गोवा वाले बीच पर, है? गाना गाते रहते फिर इधर देखो, 1901 से लेकर 1921 तक की अवधि को भारत में जनसंख्या की स्थिर या रुद्र वृद्धि का काल माना जाता है, ये सत्य है कि असत्य है? बताएं जरा। जो 1901 से लेकर 1921 की अवधि है, यह जनसंख्या की स्थिर या रुद्र अवधि माना जाता है, सत्य है कि असत्य? तो ये हो जाएगा सत्य है कि यहाँ पर जनसंख्या कुछ समय के लिए रुक सी गई थी, उसके बाद फिर जैसे 51 से 81 आता है तो फिर जनसंख्या सीधा विस्फोट कर जाती है। भारत में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष देश की कुल आबादी का लगभग 20.9% हिस्सा है, सत्य है कि असत्य? तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारत में जो किशोर जनसंख्या का अनुपात है, टोटल 100% में से यदि निकाला जाए तो 20.9% हिस्सा केवल किशोर और किशोरियों का आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में विरल यानी कि अत्यधिक कम जनसंख्या पाई जाती है, सत्य है कि असत्य? तो ये तो भाई असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल ना होकर सघन है, यानी कम ना होकर ज्यादा निवास करती है। ठीक है, अब आएंगे अगले पॉइंट पर, जो रहेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसका देखेंगे, भारत में जनगणना कितने वर्षों के नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर नियोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रति 10 वर्ष में। कोई बात नहीं, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, यानी हर 10 वर्ष में जनगणना करना अनिवार्य होता है, किसी कारणवश यह समय घट बढ़ सकता है। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया था? सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा, यहां पर सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था, जो था आपका 879 हुआ करता था। इतनी महिलाओं पर 1000 पुरुष थे, यानी 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर भी साक्षरता दर के कारण, यहाँ भी शिक्षा के प्रसार के कारण इस घनत्व में अब वृद्धि देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जब चली सरकार के द्वारा, तो हर एक राज्य में महिलाओं के संरक्षण के लिए कई सारे कानून बनाए गए और महिला जन्म पर कई सारी राशियों को दिया गया, जिस कारणवश अब लड़का या लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। और यही कारण से अब हरियाणा में भी अब अगली जनगणना में हम लिंगानुपात बढ़ा हुआ देख पाएंगे।
कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या माना जाता है? यानी कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है यानी आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग जो है का आयु वर्ग क्या माना जाता है, या हम कितने वर्ष की आयु वर्ग को ही इसमें शामिल कर सकते हैं? कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए? तो लगभग 15 वर्ष से लेकर 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के वर्ग को। ठीक है, लगभग कितने वर्ष से लेकर 15 से 45 तक वर्ष के जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम इस श्रमिक या आर्थिक श्रम में ले सकते हैं। क्या हो गया बेटा? कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 11 में? तो उधर क्यों नहीं बैठ रहे? अब नहीं पढ़नी है राज, कोई बात नहीं, बैठा रहने दो उसको। चलो अगला प्रश्न देखिए, शांति से बैठ जाए। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति में युवा किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को परिभाषित करती है? यानी किन लोगों को युवा कहा गया है, बताएं जरा। सही है, तो इसमें युवा कहा गया है 15 वर्ष से 29 वर्ष के व्यक्तियों को। लोगों को, ठीक है। चलिए बस अब बात नहीं करें, अगले प्रश्न पर हम आएंगे। भारत में किस धार्मिक समुदाय का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा दर्ज किया गया था? तो सबसे बड़ा जो प्रतिशत दर्ज किया गया था तो वो किया गया था हिंदुओं का। कितना रहता है? 8%। इतना यह रिकॉर्ड किया गया था, इतने यह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव को मापने के लिए साधारणतः या साधारण घनत्व की तुलना में कौन सा घनत्व अधिक सटीक माना जाता है? तो उसे हम कृषीय घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कृषीय घनत्व कहा जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? भाषा परिवार कौन सा है सबसे छोटा? ऑस्ट्रिक? चीनी तिब्बती है। कौन सा रहेगा? तो चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती है, कोई बात नहीं। वह श्रमिक जो, एक मिनट, इसमें बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ये आपका कायिक घनत्व है, कृषि घनत्व फिर से लिख दिया, कायिक घनत्व के रूप में से जाना जाता है। चलिए आगे देखें। वह श्रमिक जो वर्ष के अधिकांश भाग यानी कि कम से कम 183 दिन आर्थिक गतिविधि में लगा रहता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य श्रमिक कहते हैं उसे मुख्य श्रमिक के रूप में जाना जाता है कि भाई वो जो व्यक्ति है वो मुख्य श्रमिक है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये जो आज की अध्याय के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ करते थे वो समाप्त हो जाते हैं। ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी MG क्लासेस पृथ्वीपुर के एकेडमिक चैनल पर, और ये वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनका भी भला हो सके। साथ ही चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ, अगली अध्याय के साथ। चलिए